नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। कल का दिन ईरान के लिए या मिडिल ईस्ट के लिए आप कह दें बहुत इंपॉर्टेंट रहा। बहुत सारी घटनाएं सामने आई हैं और ये घटनाएं इशारा कर रही हैं कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। पहली घटना जो सामने आई वो तो यही थी कि ट्रंप ने यानी कि अमेरिका ने, सेंटकॉम ने बाकायदा ईरान से निकलने वाली एक जहाज पर हमला किया और पलटकर ईरान ने जवाब दिया, बाकायदा ड्रोन बरसाए। यानी जंग जैसे हालात पैदा हो गए। कहा यह जा रहा है कि टोस्का नाम की एक जहाज थी। ट्रंप ने इस पर ट्वीट किया है, ट्रू सोशल पर लिखा है कि इसको अमेरिका ने अपने कब्जे में ले लिया है। ईरान का कहना है कि कब्जे में नहीं है, हमने पलट के हमला करके छुड़ा लिया है। लेकिन एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में सब कुछ नॉर्मल नहीं है। अमेरिका एक तरफ यह बात कर रहा है कि मंगलवार को, ट्यूसडे को, आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो सोमवार है, मंडे है, 20 तारीख है और 21 तारीख को ट्रंप कह रहा है कि पाकिस्तान के अंदर बातचीत होगी, इस्लामाबाद के अंदर बातचीत होगी। दूसरी तरफ स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में हम यह देख रहे हैं कि एक दूसरे के जहाजों पर हमला हो रहा है। इसके पहले आपको याद होगा कि 12 जहाजों पर हमला किया था ईरान ने। हमला नहीं किया था, गोलीबारी की थी और गोलीबारी ऐसी की थी कि जहाजों को कोई नुकसान न पहुंचे। ये सारे कमर्शियल जहाज थे, इनमें से 2 जहाज हिंदुस्तान के भी थे। और उसके बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने जो यहां पर ईरान के एम्बेसडर हैं उनको बुलाया और उनसे कहा कि हमारी जहाजों पर हमला क्यों किया। उस समय केवल भारत की जहाजों पर हमला नहीं हुआ था, कई और मुल्कों की जहाजों पर हमला हुआ था, जिसमें फ्रांस तक शामिल है। कहा यह जा रहा है कि इन सारी जहाजों को ग्रीन सिग्नल दिया गया था कि आप स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से निकल सकते हो। लेकिन जब अमेरिका ने यह कहा कि हम अपना ब्लॉकेट बंद नहीं करेंगे, तो ईरान ने कहा फिर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज भी बंद रहेगी। तुम अपना ब्लॉकेट बंद नहीं करोगे, हमारी जहाजों को नहीं निकलने दोगे, तो हम किसी जहाज को निकलने नहीं देंगे। और इसीलिए जिन जहाजों को पहले से ग्रीन सिग्नल दिया गया था उनको भी रोक दिया गया। तो ये कोई एंटी इंडिया चीज नहीं थी, ये केवल हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं थी। एक बात को आप याद रखिए, अगर केवल छोटे मोटे मुल्कों की जहाजों पर हमला किया गया होता या उनको रोका गया होता तो ये इंटरनेशनल न्यूज नहीं बनती। लेकिन जब भारत या फ्रांस जैसी जहाजों को रोका जाता है तो ये इंटरनेशनल न्यूज बन जाती है। ये भी एक वजह थी कि इन जहाजों को रोका गया। तो एक बात बहुत क्लियर है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुली नहीं है। जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज अभी भी बंद है और अमेरिका का ब्लॉकेट भी चालू है। और इसी वजह से ईरान ने कहा है कि जब तक अमेरिका ब्लॉकेट बना के रखेगा, हम भी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को नहीं खोलेंगे। खुलवा सकते हो तो खुलवा लो। यह चल रहा है वहां पर। इसके अलावा आप देखेंगे, खबर यह आ रही है कि यूएसएस जेराल्ड फोर्ड को फिर से लाकर मिडिल ईस्ट में तैनात कर दिया गया है। लगातार नई जहाजें आ रही हैं। जॉर्डन से खबर आई कि वहां पर जो थर्ड मिसाइलें बर्बाद कर दी गई थी उनको अमेरिका ने दोबारा से लगाया है। अमेरिका के 50,000 से ज्यादा सैनिक इस समय मौजूद हैं मिडिल ईस्ट के अंदर। लेबनान फ्रंट पे देखेंगे तो आईडीएफ कह ये रहा है, यानी इजराइल की आर्मी ये कह रही है कि सीज फायर के बावजूद हम डेमोलिशन जारी रखेंगे। डेमोलिशन क्या करते हैं? वही जो अपने हिंदुस्तान में होता है, बुलडोजर लेके जाइए और घर तोड़ दीजिए। तो जो बॉर्डर के घर हैं वो लगातार तोड़ रहे हैं ये, ताकि वहां लोग लौट के ना आ सके। तो हिजबुल्लाह के साथ या फिर यूं कहें लेबनान के साथ जो सीज फायर था वो भी ठीक ठाक नहीं चल रहा है। ऐसे में यह सोचना कि मंगलवार को बातचीत हो जाएगी, मंगलवार को सब सुलझ जाएगा, यह अपने आप में बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाना है। मुझे फिलहाल कल सब कुछ सुलझ जाने की उम्मीद नहीं दिख रही है। कल माहौल बनाने की कोशिश की गई थी। अमित सैगल के बारे में आप जानते हैं, ज़ायनिस्ट पत्रकार हैं वो, इजराइल के नेतन्याहू के करीबी माने जाते हैं, इजराइल गवर्नमेंट के करीबी माने जाते हैं। उन्होंने कल कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच में सहमति बन गई है और बस अब समझौता होने ही वाला है। जो बातें उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि ईरान 15 साल तक नया इनरिचमेंट ना करने की बात मान गया है, कि 15 साल तक हम नहीं करेंगे। आपको पता है अमेरिका कह रहा था 20 साल। इसके अलावा उन्होंने बताया कि जो पहले से 60% और 20% एनरिच्ड है उसको कम करेंगे, डिग्रेड करेंगे या कहीं और इस्तेमाल करेंगे। आईएईए वीकली इंस्पेक्शन करेगा, ये भी मान लिया। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज ओपन रहेगी लेकिन टॉल लगेगा, ये भी बात मान ली। ईरान और अमेरिका ने कहा कि $20 बिलियन जो फ्रोजन एसेट है अमेरिका में ईरान का, वो छोड़ दिया जाएगा। इसके अलावा
एक ट्रीटी होगी, नॉन एग्रेशन की ट्रीटी होगी, यानी अमेरिका और इजराइल आगे हमला नहीं करेंगे, जो अमेरिका के संसद से पास होगी। और इस तरह की कई सारी बातें अमित सहगल ने लिखी जिनसे यह लगा कि समझौता हो गया है। सुलेमान अहमद वगैरह ने भी यह बात लिखी जो ईरान के करीब माने जाते हैं। तो लोगों को लगा कि शायद समझौता हो गया है, समझौते की शर्तें तय हो गई। यह भी कहा गया कि ईरान का 17 लोगों का 17 लोगों का एक ग्रुप जो है प्रतिनिधिमंडल, वो इस्लामाबाद पहले ही पहुंच चुका है। केवल कालिबाफ साहब को और अराक्ची साहब को वहां पहुंचना है और उसमें लेट हो रहा है। ये सारी बातें रात में माहौल बनाने के लिए की गई। जैसा मैं कहता हूं कि ऑयल मार्केट खुलने के पहले इस तरह की बातें की जाती हैं, लेकिन जब आप गहरे में जाके देखेंगे, जब आप लगातार बयान देखेंगे, तो लगता नहीं है कि दोनों के बीच में किसी तरह की कोई बड़ी सहमति बनी है। ट्रंप लगातार दावे कर रहा है बातचीत चल रही है, और ईरान के लीडर्स खासतौर पर कालिबाफ और पजेश्कियां लगातार इस बात को कह रहे हैं कि कोई सहमति नहीं बनी है, ट्रंप झूठ बोल रहा है। कालिबाफ का कल एक बयान आया, किसी से बात कर रहे थे और उसमें उन्होंने कहा कि शहीद होना तय है मेरे लिए हाईएस्ट अटेनमेंट जो है, सबसे बड़ी चीज जो मैं हासिल कर सकता हूं वो मार्टियरडम है। वो शायद इस बात पर इशारा कर रहे थे कि अगर सीज फायर टूटता है तो उसके बाद इजराइल और अमेरिका अपने नए अटैक्स में नए लीडर्स को मार सकते हैं, और जब वो नए लीडर्स को मारने की कोशिश करेंगे तो जो पहले 2-3 नाम आएंगे उसमें कालिबाफ का नाम होना तय है। तो वो ये बता रहे थे कि शहीद होने से मैं डरता नहीं हूं, अगर जंग आगे शुरू होती है तो इस जंग के लिए मैं तैयार हूं। देखिए, पर्शिया का इतिहास अगर बहुत पुराना है तो पर्शियन डिप्लोमेसी का इतिहास भी उतना ही पुराना है। बहुत सारे किस्से हैं, सारे किस्से अगर पर्शियन डिप्लोमेसी के इतिहास के आपको सुनाने लगूंगा तो एक वीडियो से ज्यादा का वक्त वो इतिहास ही ले जाएगा। एक किस्सा आपको मैं सुनाता हूं। बात है क्रोएसस ऑफ लीडिया की, और ये 547 बीसी की है, बिफोर क्राइस्ट की है। तो बहुत पुरानी बात है, तकरीबन आप समझिए कि 2500 साल पुरानी ये बात है। हुआ ये कि क्रोएसस ऑफ लीडिया, जो उस जमाने में दुनिया का सबसे रईस और दुनिया का सबसे ताकतवर राजा था, उसने अपने पुरोहित से पूछा, जिसको ओरेकल ऑफ डेल्फी कहते थे, उस पुरोहित से उसने पूछा कि क्या मुझे पर्शिया पर अटैक करना चाहिए। ओरेकल ऑफ डेल्फी ने कहा कि कर दीजिए, एक बड़ा साम्राज्य नष्ट हो जाएगा, एक बड़ी हुकूमत खत्म हो जाएगी। ये नहीं बताया कौन सी हुकूमत खत्म हो जाएगी। ये सुनने के बाद जो क्रोएसस ऑफ लीडिया है उसने पर्सिया पर अटैक कर दिया, और तारीख बताती है कि दुनिया का ये सबसे रईस बादशाह न केवल बुरी तरह से हारा, बल्कि उसकी हुकूमत हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई। कहानी यह है कि ईरान को यानी पर्शिया को बहुत पहले से पता था कि आज नहीं तो कल लीडिया का ये जो बादशाह है ये हमारे ऊपर हमला करेगा। तो उसने वहां के जो पुरोहित थे, जिनको कहा जाता है ओरेकल ऑफ डेल्फी, और उनके अलावा जो उसके करीबी लोग थे, उनको पहले से ही अपनी तरफ कर लिया था। और जब ये जंग हुई तो वो सारे लोग अपने मुल्क का साथ देने की जगह पर्शिया का साथ दे रहे थे। ये इतने लंबे समय तक ये सारी बातचीत और प्रोसेस चली। जंग के पहले जो बातचीत और प्रोसेस चली वो इतनी लंबे समय तक चली कि थक गया था पूरी तरह से वो बादशाह, और जब फाइनली हमला करता है तो बुरी तरह से हारता है। इसके अलावा भी बहुत सारी कहानियां हैं जो बताती हैं कि पर्शिया की डिप्लोमेसी की सबसे बड़ी खूबी यह है कि सामने वाले को इतना थका देते हैं, पूरा प्रोसेस इतना लंबा कर देते हैं कि फाइनली अपनी शर्तें मनवाने में कामयाब हो जाते हैं। अब देखिए अमेरिका का क्या हाल है। एक न्यूज आपको दिखाता हूं मैं, जिस न्यूज पर बहुत कम लोगों का ध्यान गया है, और यह न्यूज छपी है वॉल स्ट्रीट जर्नल में, अमेरिका के एक इंपॉर्टेंट अखबार में। यह न्यूज बताती है कि पीट हेग्सेथ, जिसको आप कह सकते हैं कि वहां का रक्षा मंत्री है, वार मिनिस्टर है, सेक्रेटरी ऑफ वार है, जो भी आप कहना चाहें, उसकी अपने जनरल्स के साथ जबरदस्त लड़ाई चल रही है। आप इसके पहले भी जानते हैं कि तकरीबन 72 आर्मी ऑफिसर्स को पीट हेग्सेथ निकाल चुका है। ये जंग के दौरान इतने सीनियर ऑफिसर्स को नौकरी से निकालना और नए लोगों को लाकर बिठाना, यह अपने आप में बताता है कितनी हड़बड़ी है। और हालात यहां पहुंचे हैं कि आर्मी जो है, आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं वो पीट हेग्सेथ से सहमत नहीं है और वहां आपस में लड़ाई चल रही है। यहां तक खबर आई कि पीट हेग्सेथ यानी वार मिनिस्टर को उसकी पोस्ट से निकाला जा सकता है। इसके अलावा खबर आती है कि एक बड़ी मीटिंग की आर्मी ऑफिसर्स ने ईरान पर, लेकिन जानबूझकर उसमें ट्रंप को शामिल नहीं किया, क्योंकि उनको डर था कि यह अपने पागलपन में हमें सही डिसीजन तक पहुंचने नहीं देगा।
एक और बात कही जा रही है कि ट्रंप एक मीटिंग बुलाना चाह रहा था या मीटिंग बुला ली थी, जिसमें वो अपने आर्मी ऑफिसर से कह रहा था कि न्यूक्लियर डेटरेंट का इस्तेमाल किया जाए, यानी ईरान के ऊपर न्यूक्लियर बम गिराया जाए। और उसके आर्मी ऑफिसर्स ने सीधे मना कर दिया कि ये हम बिल्कुल नहीं करेंगे। ये आर्मी कैंप की कंडीशन है कि वहां लगातार आपस में लड़ाइयां चल रही हैं, लगातार आपस में असहमति चल रही है। अमेरिका के पुराने डिप्लोमेट्स और पुराने आर्मी ऑफिसर लिख रहे हैं कि डिप्लोमेसी के लिए ट्रंप बिल्कुल बेकार का आदमी है, क्योंकि उसको खुद पता नहीं है कि वो सुबह क्या कहेगा और शाम को क्या कहेगा। एक तरफ वो कहता है ईरान से बहुत अच्छी बातचीत चल रही है, और दूसरी तरफ धमकी देता है कि अगर बातचीत टूट गई तो हम फिर बम गिराएंगे, सारे पावर प्लांट्स उड़ा देंगे, फलां कर देंगे, ढिमका कर देंगे। ये सारा कुछ तमाशा वो लगातार कर रहा है, और ईरान बहुत शांति से अपनी शर्तों पर टिका हुआ है। कल शहबाज शरीफ साहब, जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका फोन गया पजेश्कियन को, आराम से सारी बातचीत हुई, अपनी शर्त बता दी गई। आप अरागची का कोई भी इंटरव्यू देखिए, कोई भी बयान देखिए, न शोर शराबा मिलेगा, न गाली गलौज मिलेगा, न कोई तमाशा मिलेगा। बहुत खामोशी के साथ डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में अपनी बात रख दी जाती है। कालीबाफ का जो मैंने बयान बताया, उन्होंने बहुत क्लियर बता दिया कि ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, हमको मार सकते हैं, हम मरने को तैयार हैं, शहीद होने को तैयार हैं, लेकिन हमारी शर्तें ये हैं, इसके आगे हम नहीं बढ़ने वाले। उधर ड्रोन्स पूरी स्पीड के साथ बन रहे हैं, मिसाइलें फिर से तैयार की जा रही हैं, मिसाइल लॉन्चर्स फिर से तैयार किए जा रहे हैं। महिलाओं को लेकर सबसे ज्यादा ईरान के ऊपर आरोप थे कि महिलाओं को वहां पर आजादी नहीं मिलती, तो महिलाएं सड़कों पर दिख रही हैं। पिंक ड्रोन दिखाई दे रहा है, यानी पिंक कलर का ड्रोन, पिंक कलर जो है उसको महिलाओं से जोड़ा जाता है, तो पिंक कलर के आपको ड्रोन्स वहां पे दिखाई दे रहे हैं। हाथ में हथियार लिए बसीजी की जो महिलाएं हैं वो आपको ईरान की सड़कों पर रैली करती हुई दिख रही हैं, गाड़ियां चलाते हुए, बाइक्स चलाते हुए, सब कुछ करते हुए सड़क पर दिखाई दे रही हैं, आपको नारे लगाते हुए दिखाई दे रही हैं। तो एक तरफ डिप्लोमेसी का गेम बहुत अच्छा खेला जा रहा है, दूसरी तरफ परसेप्शन का वार बहुत अच्छा खेला जा रहा है। दुनिया भर में जो ये मैसेज था कि ईरान की औरतें तो बस घर के अंदर कैद रहती हैं और कोई उनकी सुनता नहीं, बेचारी पिटती रहती होंगी, उनको कोई सुनता नहीं, वहां पर अब यह स्टैब्लिश कर दिया गया है कि ईरान की औरतें हिजाब पहनती भी हैं और नहीं भी पहनती हैं, लेकिन हर फील्ड में मर्द के साथ शाना बशाना खड़ी हैं। जहाज बनाती भी हैं, जहाज उड़ाती भी हैं, मिसाइलें बनाती भी हैं और मिसाइलें चलाती भी हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, हर इंपॉर्टेंट जगह पर महिलाएं पहुंची हुई हैं, पढ़ी लिखी हैं, और सबसे बड़ी बात कि अपनी हुकूमत के साथ एकदम खड़ी हैं। तो एक तरफ वॉर की तैयारियां हैं, एक तरफ परसेप्शन बिल्डिंग बिल्कुल शानदार तरीके से चल रही है, और इन सब के बीच पाकिस्तान बेचारा फंसा हुआ है, आप कह सकते हैं, अगर बातचीत नहीं होती। क्योंकि एक बात हमेशा कही जा रही है कि पाकिस्तान की यह बड़ी सक्सेस है कि वो एक टेबल पर लेके आया ईरान को और साथ में अमेरिका को। इस्लामाबाद में बातचीत हुई, इस्लामाबाद पर सारी दुनिया की निगाहें थी। यह बिल्कुल ठीक बात है, इसको मैं भी एक्सेप्ट करता हूं, और मैं कई बार कह चुका हूं कि मैं इस बात के लिए ट्रॉल नहीं करूंगा कि जो ट्वीट किया था वो ट्वीट किसने किया था, अमेरिका में लिखा था, यहां लिखा था, ये सब डिप्लोमेसी में चलता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और पाकिस्तान ने निश्चित तौर पर इस पूरी जंग में एक सेंटर स्टेज लिया है, इसमें भी कोई बड़ी बात या बुरी बात नहीं है, यह अच्छी बात है। लेकिन सवाल यह है कि अगर यह बातचीत सक्सेसफुल हो जाती है, तब तो पाकिस्तान की पोजीशन वाकई दुनिया भर में बहुत शानदार हो जाएगी, एक डील मेकर की पोजीशन हो जाएगी। लेकिन मान लीजिए यह बातचीत सक्सेसफुल नहीं होती है, अमेरिका अटैक कर देता है, लड़ाई दोबारा शुरू हो जाती है, और दोबारा अगर लड़ाई शुरू होगी तो 1 साल से पहले खत्म होने वाली नहीं है, कम से कम 1 साल यह लड़ाई चलेगी, लिख के आप रख लीजिए, और पूरे इलाके में भयानक तरीके से यह लड़ाई फैलेगी। कल मरांडी साहब का ट्वीट आप देखिए, मरांडी जो वहां प्रोफेसर हैं लेकिन सत्ता के बहुत करीब माने जाते हैं, उनका ट्वीट आप देखिए, वो क्या लिखते हैं। वो लिखते हैं कि अगर अमेरिका ने हमारे ऊपर हमला किया तो जहां पर हम हमला करेंगे, फुजैरा पर भी हम हमला करेंगे, हम साथ साथ में आर्मको पे भी हमला करेंगे, कुवैत पे भी हमला करेंगे, पूरे इलाके में हमला करेंगे, तो वो पूरा इलाका जंग में फंसेगा। अब आप सोचिए, सऊदी अरबिया में पाकिस्तान ने बाकायदा अपने फाइटर प्लेन्स भेजे हुए हैं, अपने सैनिक भेजे हुए हैं, उनके साथ उनका समझौता है। अगर लड़ाई दूसरे लेवल पे जाती है तो पाकिस्तान की आर्मी क्या करेगी? ईरान पर अटैक करेगी। अगर ईरान पर अटैक करेगी तो ईरान के साथ रिश्ते खराब हो जाएंगे, अगली बार बातचीत के लिए इस्लामाबाद को नहीं चुना जाएगा। और अगर नहीं करते हैं हमला तो सऊदी अरबिया के साथ रिश्ते खराब होंगे। तो पाकिस्तान एक ऐसे जंक्चर पे है जहां बातचीत अगर सक्सेसफुल हो गई तब तो बड़ी अच्छी बात है,
और अगर सक्सेसफुल नहीं हुई, जंग दोबारा शुरू हुई, तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात बढ़ सकती हैं। इस बात को बहुत कायदे से समझना चाहिए, क्योंकि मिडिल ईस्ट पूरी तरह से बदल रहा है। मिडिल ईस्ट के अलायंसेस पूरी तरह से बदल रहे हैं। कल का मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं, इसमें अरब वर्ल्ड के लीडर्स की मीटिंग थी, जिसमें सऊदी अरबिया के फॉरेन मिनिस्टर गए हुए थे और यूएई की तरफ से गए हुए थे अनवर गारगेश। और ये वही अनवर गारगेश हैं जो लगातार ईरान के खिलाफ बोलते रहे हैं, ईरान पर और हमला करने के लिए कहते रहे। और जब खड़ा होना था तो आप देखते हैं कि सऊदी के जो लीडर हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो जानबूझकर यूएई के लीडर से काफी दूर खड़े होते हैं। जो उनकी पोजीशन थी वो बिल्कुल बगल की थी, लेकिन दूर खड़े होते हैं और हाथ से इशारा करते हैं कि दूरी रहो, करीब नहीं आना। इसका मतलब क्या है? आप समझ सकते हैं रिश्ते कितने खराब हो चुके हैं। और ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनसे बहुत साफ समझ में आ रहा है कि पूरा मिडिल ईस्ट अब सोच रहा है कि अमेरिका के साथ रिश्ते कैसे रहें और कैसे ना रहें। जबकि पाकिस्तान के लिए अमेरिका के साथ अच्छे रिश्ते बना के रखना, चाइना के साथ अच्छे रिश्ते बना के रखना बेहद जरूरी है। और यही नहीं, आसिम मुनीर जो हीरो है इस समय, उन आसिम मुनीर के बारे में निगेटिव आर्टिकल छपने शुरू हो गए हैं अमेरिकन मीडिया में। तो अगर ये अनसक्सेसफुल होती है बातचीत, तो आप ये समझिए कि पाकिस्तान के लिए मुश्किलात बहुत ज्यादा बढ़ सकती हैं। तो इस बातचीत पर बहुत सारी चीजें दांव पर लगी हुई हैं। तो अभी फिलहाल जो हालात बने हुए हैं बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं, और ऐसे में उम्मीद ये लग रही है, चूंकि सीज फायर की मियाद खत्म होने वाली है, तो उम्मीद ये लग रही है कि हद से हद अगर कुछ हो सकता है तो सीज फायर एक्सटेंशन हो सकता है। यानी सीज फायर को ही 10-15 दिन के लिए और बढ़ा दिया जाए, जिसमें नई हॉस्टिलिटीज ना हो। अगर अमेरिका अपना ब्लॉकेट बंद नहीं करता है, अमेरिका आज अपना ब्लॉकेट बंद कर दे, ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोल देगा, उसने पहले ही कहा हुआ है। लेकिन यहां पर सवाल यह फंसेगा कि चलिए अमेरिका ने ब्लॉकेट खोल दिया, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोल दिया, और उधर इजराइल ने अगर लेबनान के ऊपर अटैक्स बढ़ा दिए, फिर सीज फायर खतरे में पड़ जाएगा। तो सीज फायर इस समय एक ऐसे नाजुक मकाम पर है जहां से कुछ भी हो सकता है। और अमेरिका जिस तरह की तैयारियां कर रहा है और अमेरिका का जिस तरह का इतिहास है, उसमें इस बात से बिल्कुल इंकार नहीं किया जा सकता। यह खदशा है, यह अंदेशा है कि अमेरिका कभी भी ईरान पर अटैक कर सकता है। इसका मतलब जंग दोबारा शुरू होगी, और अब जब जंग दोबारा शुरू होगी तो 10 या 15 दिन या 1 महीने के बाद ईरान सीज फायर या बातचीत के लिए तैयार नहीं होगा। फिर यह जंग महीनों चलेगी, सालों चल सकती है, और ये पूरे मिडिल ईस्ट को तबाह भी कर सकती है और पूरे मिडिल ईस्ट को बदल के भी रख सकती है। इसीलिए अभी फिलहाल इन सारी घटनाओं पर नजर बनाए रखना बेहद जरूरी है। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इन घटनाओं पर जितनी डीप डिटेल्स आपको दे सकें उतनी दें। आप भी जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे वीडियो, जैसे जैसे नई बातें आएंगी हम अपडेट करते रहेंगे। लेकिन आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।